नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और चंद्रयान 3 के मिशन की उपलब्धि हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। उधर प्रागनंदा वो विश्व कप जो है चेस का, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद नीरज चोपड़ा वो जैवलिन थ्रो जो इंटरनेशनल इवेंट है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय पूरे विश्व स्तर पे अपना एक नाम वो अंकित कर रहे हैं, पहचान बना रहे हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि कितनी बार ये बात कही जाती है कि किस तरह से अमेरिका में जो भारतीय वंश के लोग हैं, जो भारतीय मूल के और ख़ासकर हिंदू समाज के लोग, वो वहाँ के सबसे जो समृद्ध ग्रुप है, एथनिक ग्रुप कहा जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा उनके पास इनकम है, सबसे ज़्यादा उनके लोग एडुकेटेड है, डिवोर्स रेट कम है, होमलेसनेस नहीं ना के बराबर ही है। उसके बाद गरीबी उतनी नहीं है। तो इसीलिए ये देखने को मिलता है कि आज जैसे भारत तेज़ी से नई ऊंचाइयों को छू रहा है समृद्धि में, डेवलपमेंट में, उसी तरह हम बाहर भी देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जाते हैं वहाँ पे वो अपना परचम जरूर लहराते हैं। अब एक बात है लिस्ट ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे जैसे लिस्ट ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये बताया गया है कि किस तरह कितने देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। खासकर इसमें ये बात आपको ज़्यादा मिलेगी कि सूरीनाम, मॉरिशस, गयाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, फिजी, सिंगापुर। अब ये जो है ये छोटे छोटे देश हैं और इनमें भारतीय मूल के निवासियों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी भी होती है कि ये जो है उनके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो भारतीय हों। पुर्तगाल के साथ ये है कि गोवा इनकी कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन पुर्तगाल में अभी भी ऐसा लगता है कि उनकी सोच है कि गोवा उनकी कॉलोनी है और भारतीय लोगों को जो गोवा से हैं खासकर और क्रिश्चियन है वो उनको अभी भी सिटीजनशिप देते हैं। तो वहाँ पे भी एक तरह से भारतीयों की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे भी भारतीय मूल के हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। अब जो एक इसमें से एक्सेप्शन का है वो आयरलैंड है। आयरलैंड में ज़्यादा भारतीय नहीं है, लेकिन फिर भी लियो वाराडकर जो कि मराठी मूल के हैं वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और वो भी रिसेंटली 2017 से 2022 तक। ऋषि सुनक, ये तो आपको सबको पता होगा, पिछले साल अक्टूबर में एक टर्न ऑफ इवेंट, एक इतिहास बदलने की बात हुई कि कभी ब्रिटिश हम पे राज किया करते थे और आज एक भारतीय मूल का हिंदू वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना हुआ है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको जो एक और प्राइम एग्जाम्पल वो आज बताना चाहता हूँ और ये अमेरिका से रिलेट करता है। तो अमेरिका में जो भारतीयों की उपलब्धियाँ, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर उसको देखें। उसमें किस तरह से डिटेल में और स्टैटिस्टिक्स के तहत तथ्यों को सामने रख के वो सारी बात बताई गई है कि वहाँ पे भारतीय किस तरह से सबसे समृद्ध और सबसे सकुशल, सबसे पढ़े लिखे समाज हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं और उस प्राइम एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका का हम पहले पॉलिटिकल सिस्टम देख ले तो दो पार्टीज़ हैं वहाँ पे। भारत में मल्टीपल पार्टीज़ होती हैं लेकिन वहाँ पे दो हैं और उनके इंटरनल पहले इलेक्शंस होते हैं जिसमें ये चुनाव किया जाता है कि राष्ट्रपति पद के लिए उनके तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। फिर दोनों पार्टी आपस में चुनाव करती है। तो पहले इंटरनल होता है और इंटरनली भी जो ऐसा नहीं कि फिक्स कर दिया जाता है। अगर कोई हेड ऑफ ये पहले से राष्ट्रपति बना हुआ और उसका सेकेंड टर्म के लिए वो चुनाव लड़ रहा है तो जनरली होता है क्या कि उसी को राष्ट्रपति उम्मीदवार पार्टी घोषित करती है। जैसे कि जो बाइडेन इस बार डेमोक्रेट की तरफ से पार्टी लीड करेंगे।
अब यहाँ पे बात आती है कि जो रिपब्लिकन्स दूसरी पार्टी है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट में, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। तो डेमोक्रेट्स थोड़े से सेक्युलर इमेज उनका है, और उसके बाद वो ज़्यादा उनका माइग्रेंट्स जो है उनको एक्सेप्ट करते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, नॉन क्रिश्चियन हो, नॉन वाइट यूरोपियन डिसेंट के हों, वो उनको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। और डेमोक्रेट्स के लिए जो इंडियन ओरिजिन के भारतीय मूल के लोग हैं वो डेमोक्रेट्स को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है लगभग 50% भारतीय मूल के लोग डेमोक्रेट को पार्टी के रूप में देखते हैं, और जो 18% है वो रिपब्लिकन्स को। तो ये वहाँ के PEW रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने सर्वे किया है। लेकिन बात ऐसी, और इसका कारण यह है कि रिपब्लिकन अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, कंजर्वेटिव माने जाते हैं, जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ या क्रिश्चियन टीचिंग है उसके तहत वो अपने गवर्नमेंट को देखना चाहते हैं। उसके साथ ही वो वाइट यूरोपियन डिसेंट के लोगों को ही अपना जो है राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। माइग्रेंट्स के इतने फेवर में नहीं है। और साथ में अब देखें कि अभी तक अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें से 46 राष्ट्रपति टोटल हुए हैं, और उसमें से 45 जो राष्ट्रपति हैं वो वाइट कलर है, और साथ ही वो क्रिश्चियन है। लेकिन जो एकमात्र अलग जो राष्ट्रपति है जो ब्लैक, जो बराक ओबामा क्रिश्चियन वो भी हैं, लेकिन वो ब्लैक है। तो एकमात्र वहाँ पे एक डिफरेंस या एक एक्सेप्शन वहाँ पे दिखता है। तो रिपब्लिकन के साथ इसीलिए लोग ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं रिपब्लिकन्स के साथ जो भारतीय मूल के। लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं इन कुछ सालों में, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन टिकट पे राष्ट्रपति बने हैं। तो रिपब्लिकन में नए दौर के लोग शामिल हो रहे हैं, और इसमें ज़रूरी नहीं कि जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड के हों, जो यूरोपियन बैकग्राउंड के वही लोग हों। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं कि अमेरिकन नेशनलिटी और पॉलिसीज़ वो ज़्यादा मैटर करती है आइडेंटिटी के अलावा। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने चुना था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो क्रिश्चियन है लेकिन उतना ज़्यादा अपने रिलीजन को आगे बढ़ावा नहीं देते हैं, और पहले से वो डेमोक्रेट थे, बाद में वो रिपब्लिकन बने। तो इस वजह से चेंजेस देखने को मिले। अब इसी कारण से कई और एथनिक ग्रुप के लोग वो चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये रिपब्लिकन कैंडिडेट, मैं इसीलिए रिपब्लिकन्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि डेमोक्रेट्स के एकमात्र जो उनके कैंडिडेट होंगे वो जो बाइडेन होंगे। तो इस बार इंटरनल कोई उनका इलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन जो रिपब्लिकन्स के इंटरनल इलेक्शंस होने वाले, और 10 टॉप कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो ये वॉशिंगटन पोस्ट में ये लिस्ट दी गई है, और यहाँ पे देखें डोनाल्ड ट्रंप है और इनके पीछे कुछ लोग हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये लिस्ट में मैं सबके नाम नहीं दूंगा, लेकिन जो एक मेन फोकस होगा ये प्राइम एग्जाम्पल विवेक रामास्वामी, इनकी बात मैं आज करना चाहूँगा। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ नाम है, जैसे क्रिस क्रिस्टी है, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कैंपेन कर रहे हैं और ये गवर्नर रह चुके हैं रिपब्लिकन पार्टी से। ये माइक पेंस हैं जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के समय। उसके बाद निकी हेली अमेरिका की राजदूत थी यूनाइटेड नेशंस में, लेकिन ये हिंदू नहीं है, भारतीय ओरिजिन की जरूर है। उसके साथ ही रॉन डिसेंटिस, ये फ्लोरिडा के बहुत ही नामी गवर्नर माने जाते हैं, और ऐसा कहा जाता था एक समय कि ये ट्रंप को टक्कर दे सकते हैं रिपब्लिकन नॉमिनेशन के लिए, लेकिन अभी वैसा नहीं लग रहा और ट्रंप बहुत ही आगे निकल चुके हैं। लगभग 50 से 60% जो रिपब्लिकन वोटर्स हैं वो चाहते हैं कि इनको ही राष्ट्रपति के रूप में देखना। तो ये पूरा सिलसिला है। अब विवेक रामास्वामी के बारे में आते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये बिल्कुल ही पॉलिटिशियन नहीं थे। आज से 2-3 महीने तक पहले तो इनको जानते भी नहीं थे लोग, खासकर पॉलिटिक्स में। ये आते रहते थे चैनल्स पे जनरली एज ए कमेंटेटर, लेकिन इन पॉलिटिक्स में तो इनका कोई लेन देन भी नहीं था, और पॉलिटिकल उसमें ये
कोई इन्होंने कोई पोजीशन भी नहीं ली थी। ये है विवेक रामास्वामी। अब इनका फैमिली बैकग्राउंड पहले यहाँ पे देख ले। इनके 2 बेटे हैं और ये इनकी पत्नी, इनका नाम अपूर्वा रामास्वामी है। और इनके बारे में अगर थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जाए तो इनके पिता और माँ दोनों केरला से यूएस गई थी और वहाँ पे उन्होंने सिटीजनशिप हासिल की थी। तो रामास्वामी जो है वो बेसिकली अमेरिका में ही जन्मे, वहीं पे पले भरे, वहीं पे पढ़ाई भी किए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी जो अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। और ये बहुत ही ओवर क्वालिफाइड कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पहले तो बायोलॉजी में इन्होंने पढ़ाई की, फिर ये साइंटिस्ट बने फार्मा इंडस्ट्री में। उसके बाद इन्होंने फिर फार्मा इंडस्ट्री खुद का खोल लिया। पहले काम किया, फिर इन्होंने अपना एक फार्मा इंडस्ट्री खोल लिया जिसका नाम है रोएवांट साइंस। और इनके ड्रग्स काफ़ी अभी अप्रूव हुए हैं लेटेस्ट में, तो वहाँ भी इनको सक्सेस मिला। उसके बाद ये लीगल रूट में चले गए और लॉ पढ़ने लगे। उसके बाद इन्होंने बुक भी पब्लिश की है अपनी खुद की, जो कि टॉप सेलर में आ गई थी। और उसके बाद बेस्ट सेलर, टॉप सेलर जो भी कह लें। और उसके बाद फिर इन्होंने इन्वेस्टर बन के भी कई कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, तो बिजनेसमैन भी बन गए और अब ये पॉलिटिशियन बन गए। तो बहुत ही इनका कहें तो एक मतलब हाईली क्वालिफाइड बैकग्राउंड है। हेज फंड मैनेजर भी बन चुके हैं। ये तो अब बैकग्राउंड है। अब आते हैं कि वो जो 10 मैंने कैंडिडेट्स दिखाए थे उनके बीच में डिबेट्स होता है, फिर प्राइमरीज होती हैं जिसमें सारे कैंडिडेट्स के ऊपर वोटिंग की जाती है और उसी वोट में जिनके ज़्यादा वोट मिले उनको फिर आगे बढ़ाया जाता है एज ए कैंडिडेट। जो रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पे डेमोक्रेट के उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ेगी। अब यहाँ पे विवेक रामास्वामी ने उस डिबेट में जो इनका पहला किसी भी हालत में, किसी भी रूप में जो राजनीतिक डिबेट है वो उनका पहला था और उन्होंने बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट, इस तरह का इम्पैक्ट बनाया कि गूगल में इनको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। और जो फंड इन्होंने रेज की थी अपने कैंपेन में यानी डोनेशन के ऊपर, ये $4,50,000 मात्र 1 घंटे में ही इन्होंने रेज किया था। तो अमेरिका में इसको $50,000 कहा जाएगा और भारत में 4,50,000। एज भी मात्र 38 साल ही है, तो बहुत ही युवा हैं। और उसके साथ ही अब इनके पॉइंट्स हैं कुछ जो ये रख रहे हैं पब्लिक के सामने और लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे भी लग रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो पहले 5 पॉइंट्स हैं इनके, पहला पॉइंट है कि वोटिंग एज बढ़ा दी जाए। तो 18 से अब 25 के बारे में इनका कहना है कि वोटिंग एज बना दी जानी चाहिए। इससे होगा क्या कि 18 की उम्र में लोगों को उतना ज्ञान नहीं होता, स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं तो पॉलिटिक्स से भी उतना इंटरेस्ट नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो जो सेलिब्रिटी टाइप के लोग दिखते हैं उनको वोट दे देते हैं, या फिर जो लोग उनको बताते हैं कि कास्ट के नाम पे वोट करो, धर्म के नाम पे वोट करो, तो उसी तरह से, या फिर फ्री का गवर्नमेंट जॉब देना या इस तरह की जो प्रॉमिसेस नेता बोलते हैं तो उस पर वोट दे देते हैं। तो इसीलिए 25 साल के बाद ही वोट करना शुरू, और एक नेशनल सर्विस रिक्वायरमेंट, एक कहे तो कंपलसरी सर्विस भी रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि फायर फाइटिंग हो, पुलिस हो, मिलिट्री हो, जो नेशनल सर्विस के लिए उसमें कंपलसरी हो, उसमें उनको जाना चाहिए 6 महीने 1 साल के लिए। उसी तरह जो एक टेस्ट होना चाहिए जो कि माइग्रेंट्स लेते हैं जो यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया जो मैं कहूँगा कि मैं भी इसके फेवर में हूँ भारत के लिए। अब दूसरा इनका पॉइंट है कि यूक्रेन शुड मेक मेजर कंसेशन। तो अमेरिका के जो वहाँ का एक नैरेटिव चल रहा है कि रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है और हमें बचाना चाहिए यूक्रेन को, ये उनसे उलट बात कर रहे हैं। इनका मानना है कि रशिया को जो यूक्रेन का जो हिस्सा उन्होंने कब्जा किया वो दे देना चाहिए, क्योंकि एथनिकली जो है वहाँ पे रशियन ज़्यादा लोग रहते हैं और यूक्रेन काफ़ी सालों से, रशिया जब अटैक नहीं किया था उससे भी पहले वहाँ पे गृह युद्ध से घिरा हुआ था, और हमें यूक्रेन को इतने पैसे नहीं भेजने चाहिए।
जहाँ तक ये युद्ध ख़त्म करने की बात है तो हम रशिया के साथ समझौता करें जिसमें हम कहें कि यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप नहीं मिलेगी और हम आपसे हॉस्टाइल रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। इससे होगा क्या कि रशिया जो है वो चाइना के स्फीयर से बाहर निकल जाएगा। अभी रशिया और चाइना बहुत एक अलायंस बन रहा है तो उससे बाहर निकल जाएगा। और लोगों को ये देखना चाहिए कि चाइना अमेरिका के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है ना कि रशिया। तो ये थोड़ा सा वहाँ से उलट इनकी सोच है। अब इसके बाद देयर शुड बी नो नेशनल अबॉर्शन, तो ये तो वहाँ का डोमेस्टिक मैटर है, उसके बारे में हम लोग को भी उतना कुछ कोई रिलेशन नहीं है तो इसीलिए उस पर बात नहीं करते। द FBI शुड बी एबॉलिश्ड, तो भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, तो बड़ी सरकार के पक्षधर ये भी नहीं है। और इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि बाबूडोम हैं या फिर जो लाल फीताशाही को ज़्यादा प्रमोट करते हैं या फिर जो आप कहते हैं नौकरशाही, वो उसी तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ये बिल्कुल ही बंद कर देंगे राष्ट्रपति के तौर पे। उसके बाद ये कहते हैं द गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड लाइज अबाउट 9/11, तो अमेरिकी सरकार बहुत चीज़ें उन्होंने छुपाई थी 9/11 के मामले में, इसलिए इन्होंने कहा है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों के सामने पारदर्शिता सरकार की होनी चाहिए, उनको बतानी चाहिए। तो ये इनके 5 जो पॉइंट्स हैं और ये सरप्राइजिंगली वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा अपील कर रही हैं ये पॉइंट्स, इसीलिए ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुआ है इसके लिए, लेकिन ये अपने ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं, ये डटे हुए हैं। अब यहाँ पे डिबेट में आप देख लें तो मैटर करता है कि किस पार्टी के साथ सपोर्टर है अमेरिकन जो या फिर किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लोग अपने अपनी जीतों अपने पार्टी या अपने कैंडिडेट्स की जीत की घोषणा कर देते हैं। लेकिन जनरली कहा जाता है कि ये बहुत ही बड़ा इन्होंने इम्पैक्ट किया था ये रिसेंट डिबेट में। तो इनके सामने जैसे ये निकी हेली है और उसके बाद ये निकी हेली के बाद ये माइक पेंस है जो कि उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, रॉन डिसेंटिस जो बीच में खड़े हैं वो रॉन डिसेंटिस। तो ये जाना पहचाना जो नाम है, जो एस्टैब्लिश्ड नाम है, उनके अगेंस्ट खड़े होके ये इन्होंने अपना जो है इम्प्रेशन डाला है और पब्लिक इसीलिए इनको बहुत सर्च कर रही है। अब इसका सब कुछ तो सही है, अब लोग सोच रहे हैं कि इस बार ट्रंप जो कि 50% वो आगे हैं सभी और कैंडिडेट से, तो फिर ये क्यों कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप के अगेंस्ट खड़ा होने की। तो बात ऐसी है कि लोगों का भी कहना है कि इनका असली एम हो सकता है कि ट्रंप अगर सरकार बनाते हैं तो उनके कैबिनेट में इनको जगह मिले, चाहे वो उपराष्ट्रपति के रूप में, जैसे कमला हैरिस जो है वो भी भारतीय कनेक्शन है उनका और उनको उपराष्ट्रपति, पहली महिला उपराष्ट्रपति बनाया गया है, तो ये भी एक पहले हिंदू भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। दूसरा जो है वो कोई और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन दी जाए, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि भारत के समानांतर अगर कहें तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्री जो होंगे उनके बराबर होगी, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बन सकते हैं। तो इस तरह की कोई पोजीशन उनको मिल जाए, तो ये एक एम हो सकता है। दूसरा है कि हो सकता है 2028 में फिर से जो प्रेसिडेंशियल रेस हो तो वहाँ पे ट्रंप तो नहीं रहेंगे, तो इस वजह से अभी से अपना एक इमेज बनाना, लोगों में अपनी पहचान बनाना, इससे होगा क्या कि उसमें उस समय दोबारा से शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी और लोग इनको जानेंगे, ज़्यादा मैच्योरिटी रहेगी, तो इस वजह से भी ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने बताया कि रिपब्लिकन्स जनरली कंजर्वेटिव होते हैं, उनको क्रिश्चियन वैल्यूज़ और जो वाइट कलर यानी गोरे जो हों वही राष्ट्रपति बने, ऐसी उनका एक मानसिकता है। तो इसीलिए कई जगहों से इन पे अटैक भी किए जा रहे हैं, जैसे ट्रंप पास्टर अटैक्स विवेक रामास्वामी हिंदू फेथ। तो ट्रंप के सपोर्टिंग में जो एक पास्टर है वो इन पे इन्होंने अटैक किया है
कि ये हिंदू है इसीलिए राष्ट्रपति नहीं बनाए जाना चाहिए। उसके अलावा भी कई बार जो क्रिश्चियन हैं इन्होंने इन पे हमला किया है कि ये जो है ये हिंदू भगवान की मूर्तियों को वो व्हाइट हाउस में रखेंगे। तो ये सारी बातें इनको देखने को मिली है, लेकिन अब देखना होगा क्या होता है आगे। और इसीलिए अब तो रिपब्लिकन पार्टी में ज़रूर चेंजेज आ रहे हैं बिल्कुल, जब से डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन की कमान संभाले और नया जनरेशन जो अमेरिका का है वो ज़्यादा कंजर्वेटिव की तरफ जा रहा है, नेशनलिस्टिक अप्रोच उनकी ज़्यादा है, वो ग्लोबलिज्म में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। तो इस वजह से जो और इनके साथ जो लोग खड़े होते हैं, जो लीडर्स खड़े होते हैं, उनको पॉपुलिस्ट लीडर कहा जाता है। जो आम जनता की डिमांड मांगे हैं उनको एक्सेप्ट करे, उनको एक्नॉलेज करे और प्रॉमिस करे कि जब वो सरकार में आएंगे तो वो सारे डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो इस वजह से अगर कंपेयर करें तो मोदी भी जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्हें भी पॉपुलिस्ट लीडर कहा जाता है। और उन्होंने साबित भी किया है कई बार, जैसे उन्होंने 370 हटाने की बात बहुत पहले की थी और उन्होंने कर भी दिखाया। राम जन्मभूमि के बारे में भी हमें देखने को मिलता है कि कितना उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इस तरह से पॉपुलिस्ट लीडर माने जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में वो पॉपुलिस्ट लीडर माने जाते हैं। विवेक रामास्वामी भी अपने आप को पॉपुलिस्ट कहते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। यही बात मैं आपके सामने दिखाना चाह रहा था कि किस तरह से भारतीय मूल के जो लोग हैं वो पूरे विश्व में अपना दबदबा अब दिखा रहे हैं हर एक क्षेत्र में, और आगे भी दिखाते रहेंगे। हमने तो अभी शुरुआत ही की है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।